नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बिहार में नई सरकार बनने की तैयारियों के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। यह फैसला मुख्यमंत्री आवास पर हुए जेडीयू विधायकों की बैठक में हुआ। वहीं बीजेपी ने भी अपने विधायक दल के नेता चुन लिए हैं। सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी विधायक दल का नेता बनाया गया है। माना जा रहा है कि दोनों नेता डिप्टी सीएम बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिन्हें बीजेपी ने पर्यवेक्षक बनाया था, उन्होंने ये घोषित किया। अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक के बाद कहा कि बीजेपी की तरफ से ये दोनों नेता हिट हैं और फिट भी हैं। ये जीत का चौका है। एनसीपी-एसपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना मंत्रियों के बीच चल रही कथित खींचतान ये दिखाती है कि बीजेपी को अब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है। खबरों के मुताबिक हाल ही में हुए कैबिनेट बैठक में एकनाथ शिंदे अकेले पहुंचे क्योंकि उनके मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। क्रेस्टो ने कहा कि इससे साफ दिखता है कि फडणवीस शिंदे का सम्मान नहीं करते और खुद शिवसेना के मंत्री भी डिप्टी सीएम को गंभीरता से नहीं लेते। क्रेस्टो ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे में जरा भी आत्मसम्मान है तो उन्हें तुरंत बीजेपी गठबंधन छोड़ देना चाहिए। अगर वो समय रहते नहीं निकले तो जल्द ही उन्हें बाहर किया जाएगा। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार तड़के अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को 13 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है। सिद्दीकी को मंगलवार शाम टेरर लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। जज ने कहा कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए तथा जांच शुरुआती चरण में होने के कारण 13 दिन की ईडी कस्टडी जरूरी है। ईडी का आरोप है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने खुद को यूजीसी मान्यता प्राप्त दिखाया और अपने एनएएसी एक्रीडिटेशन को लेकर गलत जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने मदरसे और मस्जिदों को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ आतंकवादी पनपते हैं, इन्हें तत्काल बंद कर देना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी सवाल उठाए। राज्य मंत्री हाल ही में दिल्ली में हुए धमाकों को लेकर बात कर रहे थे। उनके द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर कटाक्ष करते हुए जांच करने की बात कही गई। रघुराज सिंह के बयान से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। रघुराज सिंह पहले भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। वो अब इस यूनिवर्सिटी को आतंकवादियों का पनाहगार बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। ये अल्पसंख्यक के नाम पर अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाएं करते हैं। मस्जिद, मदरसों पर ताले लग जाने चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों को कड़ी चेतावनी दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ न्यूज चैनल लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार बम धमाके से जुड़े आरोपियों के वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें उनकी हिंसक हरकतों को सही ठहराने जैसी सामग्री है। मंत्रालय ने बताया कि कुछ चैनलों ने उमर उन नबी, जो धमाके वाली कार चला रहा था, उसका एक पुराना वीडियो भी दिखाया जिसमें खतरनाक जानकारी दी गई, जैसे विस्फोटक कैसे बनाए जाते हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की सामग्री प्रसारित करना बेहद खतरनाक है। इससे लोगों को हिंसा के लिए उकसाया जा सकता है, सार्वजनिक शांति बिगड़ सकती है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है। मंत्रालय ने सभी चैनलों को सलाह दी कि ऐसी संवेदनशील रिपोर्टिंग करते समय अत्यधिक सावधानी और जिम्मेदारी बरतें और प्रोग्राम व एडवर्टाइजिंग कोड के नियमों का कठोर पालन करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोदीनगर बम ब्लास्ट मामले में मोहम्मद इलियास को बरी कर दिया है। 1996 में गाजियाबाद में एक बस में हुए विस्फोट के मामले में उसे निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस घटना में 18 लोगों की जान गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस के सामने दिया गया इकबालिया बयान स्वीकार नहीं है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को आरोप साबित करने में विफल बताया और इलियास को बरी करने का आदेश दिया। जस्टिस सिद्धांत और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो दोष सिद्ध किया वो कानूनी रूप से टिक नहीं पाता। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस के सामने किया गया कथित कबूलनामा सबूत के तौर पर मान्य नहीं है, क्योंकि यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत स्वीकार नहीं होता। कोर्ट ने अपने 10 नवंबर के आदेश में लिखा कि हम भारी मन से ये फैसला दे रहे हैं, क्योंकि यह आतंकी हमला समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला था, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई थी। बेंच ने कहा कि इलियास के खिलाफ बम लगाने की साजिश का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने कहा है कि उनकी मां को मौत की सजा सुनाए जाने के मामले में सब कुछ गैर कानूनी तरीके से हुआ है।
बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। इस फैसले के बाद बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण और बांग्लादेश के राजनीतिक संकट के दौरान भारत की भूमिका को लेकर न्यूज एजेंसी एएनआई से उनके बेटे ने बातचीत की। सजीव वाजिद ने कहा कि भारत हमेशा से एक अच्छा दोस्त रहा है। संकट के दौरान भारत ने मेरी मां की जान बचाई। अगर वो बांग्लादेश नहीं छोड़ती तो चरमपंथियों ने उनकी हत्या की योजना बना ली होती। इसलिए मैं अपनी मां की जान बचाने के लिए पीएम मोदी की सरकार का हमेशा आभारी रहूंगा। शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर उन्होंने कहा, प्रत्यर्पण के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार नहीं है, ये असंवैधानिक और अवैध सरकार है। उन्होंने कहा कि मेरी मां को दोषी ठहराने के लिए उनके मुकदमे की सुनवाई तेज करने के लिए कानूनों में संशोधन किया गया। आप बिना संसद के कानून में संशोधन नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि कानूनों में अवैध रूप से संशोधन किया गया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने और ढाका द्वारा दिल्ली से उन्हें वापस भेजने का अनुरोध किए जाने के एक दिन बाद उनकी अवामी लीग पार्टी के नेताओं ने कहा है कि वो तभी वापस लौट सकते हैं जब राजनीतिक समावेश हो और वो उम्मीद करते हैं कि भारत उन्हें आश्रय, साथ ही सम्मान और सुरक्षा देना जारी रखेगा। इंडियन एक्सप्रेस ने कई अवामी लीग नेताओं और पूर्व सांसदों से बात की। इनमें से लगभग 100 लोग निर्वासन में रह रहे हैं और इतनी ही संख्या में हजारों पार्टी कार्यकर्ता बांग्लादेश में सलाखों के पीछे हैं। अवामी लीग के सभी नेताओं ने कहा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का गिरना समय की बात है। पूर्व कपड़ा और जूट मंत्री जहांगीर कबीर नानुक ने कहा कि यूनुस के नेतृत्व में कोई भी चुनाव विश्वसनीय नहीं होगा। अवामी लीग केंद्रीय समिति के प्रेसिडियम के सदस्य नानुक ने कहा कि उन्हें इस्तीफा देना होगा। अवामी लीग के वरिष्ठ नेता इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव में भाग नहीं लेंगे। नानुक ने कहा कि भारत को अंतरिम सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारी मदद करनी होगी, जिसने आईटीसी बनाया और जिसने हमारे प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उन्हें मौत की सजा का ऐसा अवैध फैसला सुनाया। ये पूरी तरह से एक तरफा फैसला है जिसमें बचाव का कोई मौका नहीं दिया गया। रूस जल्द ही भारत की करीब 25 मछली कंपनियों को मंजूरी देने वाला है, जिससे वो रूस को निर्यात कर सकेंगी। ये जानकारी मंगलवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दी। हाल ही में यूरोपीय संघ ने भारत की 102 नई मरीन प्रोडक्ट्स यूनिट्स को एक्सपोर्ट की अनुमति दी है। अब रूस की ओर से भी मंजूरी मिलना भारत की समुद्री निर्यात क्षमता को और बढ़ाएगा। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत यूएई सहित कई देशों से भी बातचीत कर रहा है ताकि झींगा और मछली निर्यात के नए बाजार तैयार किए जा सकें। भारत के झींगा निर्यात पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% भारी टैक्स का बड़ा असर पड़ा है। 2024-25 में भारत का झींगा निर्यात $4.88 बिलियन रहा, जो कुल समुद्री निर्यात का 66% है। ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पूछे गए सवाल पर गोयल ने कहा कि आने वाले महीनों में हम ईयू के साथ समझौते के बहुत करीब हो सकते हैं। कुछ अंतिम मुद्दे सुलझाने बाकी हैं। अमेरिका के 2 शीर्ष आर्मी अधिकारी अचानक गुप्त यात्रा पर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं। ये दौरा राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन के दौरान युद्ध के समय की गई एक दुर्लभ हाई लेवल विजिट मानी जा रही है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक ये यात्रा रूस यूक्रेन शांति वार्ता को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशों के तौर पर की गई है। इस यात्रा में शामिल हैं अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज। दोनों अधिकारी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, सैनिक कमांडरों और सांसदों से मुलाकात करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डैन ड्रिस्कॉल जल्द ही रूसी अधिकारियों से भी मिलने वाले हैं। व्हाइट हाउस और पेंटागन ने इस यात्रा पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का बचाव किया। व्हाइट हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने प्रिंस सलमान का भव्य स्वागत किया। घुड़सवार गार्ड, सैन्य परेड और F-35 लड़ाकू विमानों की फ्लाई पोस्ट तक का इंतजाम किया गया। ट्रंप ने प्रिंस सलमान की इनक्रेडिबल मानवाधिकार रिकॉर्ड की तारीफ की और 2018 में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या पर कहा, ऐसी चीजें हो जाती हैं। उन्होंने खशोगी को कंट्रोवर्शियल पत्रकार बताया और हत्या को लेकर पूछने वाली एक महिला पत्रकार पर भड़क गए। ये तक कह दिया कि वो प्रिंस सलमान को एम्बेरस कर रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस पहले ये संकेत दे चुकी है कि खशोगी की हत्या में प्रिंस सलमान की मंजूरी थी, लेकिन ट्रंप ने कहा कि प्रिंस को इसके बारे में कुछ नहीं पता।
प्रिंस सलमान ने हत्या को बहुत बड़ी गलती बताया और कहा कि इसकी पूरी जांच कर ली गई है। इस मुलाकात की सबसे बड़ी खबर रही सऊदी इन्वेस्टमेंट की बड़ी घोषणा। प्रिंस सलमान ने बताया कि उन्होंने अमेरिका में निवेश के लिए वादे की गई राशि $600 बिलियन से बढ़ाकर लगभग $1 ट्रिलियन कर दिया है। ये सुनकर ट्रंप बेहद खुश नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला युद्ध रोक दिया था। सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ बैठक में ट्रंप बोले, मैंने 8 युद्ध रोके हैं, भारत पाकिस्तान का युद्ध भी रोका है। ट्रंप ने कहा कि वो एक और मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं लिस्ट गिनाना चाहता हूं, लेकिन आप लोग लिस्ट मुझसे बेहतर जानते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.